हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम पढ़ेंगे एसपी। एसपी के पार्ट 1 में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 2 का हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है। पहला है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये हमने स्टार्टिंग में ये सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अंश आवंटन पत्रक। अंश आवंटन पत्रक क्या होता है? कंपनी सार्वजनिक निर्गम के लिए क्रय विवरण के द्वारा अंश खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रित करती है। क्यों करती है आम जनता को आमंत्रित? पूंजी एकत्रित करने के लिए। प्राप्त आवेदनकर्ता के संदर्भ में अंश आवंटन की नीति संचालक मंडल की सभा में निर्धारित होती है। इस नीति और प्रवर्तमान नीति नियम के अंतर्गत आवेदक को कितने अंश किस स्तर पर बांटने हैं यह निश्चित किया जाता है। आवंटित अंशों की विगतों को दर्शाने वाले पत्रक को अंश आवंटन पत्रक कहते हैं। किसे कहते हैं? आवंटित अंशों की विगत को, यानी कितने अंश किसको, कितने अंश यानी कितने किस्तों में कितने अंश दिए गए हैं, ये जो दिखाया जाने वाला जो कागज होता है, पत्र होता है, उसे ही क्या कहते हैं? अंश आवंटन पत्रक। यानी उसमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है लिखी हुई, उसे कहते हैं। इस प्रकार के पत्रक में आवेदक का नाम होता है, पता, कितने अंशों के लिए आवेदन किया है, कितने शेयर आवंटित किए गए हैं, डिमेट, खाता नंबर, डिपॉजिटरी आईडी आदि जानकारी दर्शाई होती है। किसमें? अंश आवंटन पत्रक में। वर्तमान समय में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से ये पत्रक तैयार किया जाता है। वैसे भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, तो सारी जानकारी जो भी है उसके जरिए ही एकत्रित कर दी जाती है। अंश आवंटन संबंधी सेक्रेटरी के क्या कर्तव्य होते हैं जब अंश का आवंटन करते हैं, वितरित करते हैं? तब भारतीय अनुबंध कानून के सामान्य प्रावधान और कंपनी कानून की विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार अंश आवंटन के लिए कंपनी सेक्रेटरी को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होता है। सबसे पहले संचालक मंडल की सभा में जरूरी ठहराव पारित करना, यानी अपनी बात को सही रखना। अनुसूचित बैंक में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करके एस्क्रो बैंक का खाता खुलवाना चाहिए। अब जब हम अंश की बात करते हैं तो हमें कंपनी के अंतर्गत एक खाता खुलवाना ज़रूरी है। दूसरा है शेयर लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजारों के साथ करार करना चाहिए, यानी जो भी शेयर की लिस्टिंग है, यानी जितने भी शेयर है उसके बारे में बाजार के साथ, यानी जो बाजार में भाव चल रहा है उसके अनुसार आपस में संबंध करना चाहिए, यानी वार्तालाप करनी चाहिए। सार्वजनिक निर्गम के लिए तीसरा पॉइंट है, सार्वजनिक निर्गम के लिए विभिन्न मध्यस्थियों जैसे कि लीड मैनेजर जो उसमें काम करने वाला है, रजिस्टर, निर्गम बैंक, डिपॉजिटरी, दलाल आदि के साथ भी करार, यानी इन सब के साथ भी इनको बैठ के, किसको? सेक्रेटरी का कर्तव्य है कि इन सब के साथ भी बैठ करके आपस में वार्तालाप करके समझौता करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अंश आवेदन वापस लेने और अभिधान सूची बंद होने संबंधी कानूनी व्यवस्थाओं का पालन भी करवाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है अंश आवेदन पत्रों का वर्गीकरण और सूची तैयार करना, यानी कौन कौन से वर्ग में, यानी कितने कितने बांटे गए हैं, वितरित किए गए हैं। 6 पॉइंट है अंश आवंटन के लिए संचालक मंडल की सभा बुलाना और सभा संबंधी एजेंडा तैयार करना। एजेंडा मतलब होता है कि सभा बुला रहे हो तो क्यों बुला रहे हो, उसका एक कारण होना चाहिए, वो सब भी एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए। 7 पॉइंट है अंश आवंटन के बारे में आवेदकों की जानकारी देना। वर्तमान में SMS और ईमेल से भी जानकारी दे दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन के माध्यम बस ईमेल कर दो और वो सबके पास पहुंच जाती है। 8 पॉइंट है आवेदन पत्रों की अस्वीकृति की जानकारी आवेदकों को देना। अगर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं तो उन्हें भी, जो आवेदक करता है, उन्हें जानकारी देनी चाहिए। 9 पॉइंट है अंश आवंटन पत्रक को कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना, यानी रजिस्टर के उनके नाम, पते, संपूर्ण विवरण लिखना। 10 पॉइंट है अभिगोपन करार किया हो तो अभिगोपन को निर्धारित कमीशन की रकम भी चुकाई जानी।
11 पॉइंट है लीड मैनेजर, डिपॉजिटरी, दलाल, अभिदान, रजिस्टर आदि को निर्धारित किए अनुसार पारिश्रम की रकम चुकाना। जो भी लोग इसमें मेहनत करते हैं उन्हें भी उनके परिश्रम यानी मेहनत का श्रम देना। 12 पॉइंट है अंश आवंटन बाद करार किए मान्य शेयर बाजारों में शेयर की लिस्टिंग को तैयार करना। ये क्या थे सेक्रेटरी के कर्तव्य। जब अंश आवंटित किए जाते हैं तो उस समय सेक्रेटरी के क्या कर्तव्य होते हैं, जो ये 12 कर्तव्य सेक्रेटरी को निभाने यानी उसको करने आवश्यक है। अब है शेयर यानी किस्त और हफ्ता। किस्त और हफ्ता सेम ही चीज़ है। कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है तब शेयर के मूल्य कीमत की संपूर्ण रकम एक साथ न भी मंगवाए, जरूरी नहीं है कि सभी के एक साथ मंगवाए। कंपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार यह रकम किस्तों में भी या फिर मांग हफ्ता में भी मंगवा सकती है। अब वो उसके अनुसार जब उसको ज़रूरत होती है उसके अनुसार भी वो कीमत यानी मंगवा सकती है। इस प्रकार से शेयर की मंगाई गई रकम को शेयर मांग या शेयर किस्त या शेयर हफ्ता कहते हैं। यानी कंपनी अपने अनुसार जब उसको ज़रूरत होती है तब वो अपने अनुसार किस्तें यानी रकम मंगवाती है, उसे शेयर मांग, शेयर हफ्ता या शेयर किस्त कह सकते हैं। शेयर खरीदने के लिए जब आवेदक आवेदन करे तो शेयर आवंटन के समय निश्चित की गई रकम चुकाने के लिए अंशधारक बाध्य है। यानी जो जब आवंटन किए हैं अंश तो उस समय जो रकम निश्चित की है तो वो उन्हें देने ही होंगे अंशधारक को। संपूर्ण भरपाई नहीं हुए शेयरों पर बाकी की रकम जिन अंशधारकों के पास से मंगवाई जाती है उसे शेयर किस्त कहते हैं। नियमन पत्र में दर्शाई गई व्यवस्थाओं का पालन करके जो शेयर किस्त मंगवाई जाए उस रकम की चुकाने की अंशधारकों की जिम्मेदारी है। ऐसी अंश व्यक्तिगत या संयुक्त नाम पर हो तो वह रकम चुकाने की जिम्मेदारी भी व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। अब है शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान। शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान निम्न हैं। फर्स्ट इसमें शेयर किस्त मंगाने का प्रावधान नियमन पत्र में होना चाहिए यानी लिखा हुआ जरूरी है। सेकंड है इसमें एक ही प्रकार के अंशों की बाकी किस्तों की रकम समान स्तर पर समान रकम न्यायिक रूप से बिना पक्षपात के। अब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसके पहचान वाले उससे कम किस्त मंगवा ले या जो जिसको जानते नहीं उससे ज़्यादा किस्तें वगैरह मंगवा ले। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे समान किस्त ही मंगवाई जाती है। ये इसमें पक्षपात नहीं होता है क्योंकि न्यायिक रूप से होता है, कानून के अनुसार ये सारे काम होते हैं। और न्याय भी यही होता है कि जितने भी अंशधारक है उनसे बाकी की जो भी किस्तें हैं समान रूप से मंगवाई जाए। थर्ड पॉइंट है शेयर किस्त मंगाने से पहले संचालक मंडल की सभा में किस्त मंगाने का प्रस्ताव पारित करना भी चाहिए। यानी शेयर किस्त मंगाने से पहले जैसे जब शेयर किस्त मंगवानी है, शेयर दिए हैं तो किस्तें मंगवानी है, तो कब मंगवानी है? मंगाने से पहले संचालक मंडल की सभा में या जब संचालक मंडल की जो सभा होती है, जो मीटिंग होती है, उसमें ये सभा में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि शेयर की किस्तें हमें मंगवानी है। फोर्थ पॉइंट है किस्त के मांग पत्र में किस्त की रकम, बैंक का नाम, मुद्दत यानी समय, तारीख आदि दर्शाना चाहिए। अब उसमें जब किस्त मंगवा रहे हैं तो कितनी किस्तें, ये रकम भरनी है, कौन से बैंक के द्वारा दिया गया है ये लिखना है, यानी उन्हें मुद्दत दी गई है, समय दिया जाना आवश्यक है और तारीख ये दर्शाना यानी ये सब लिखना भी उसमें बहुत ही आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है शेयर किस्त न भरी जाए तब तक शेयर का हस्तांतरण, परिवर्तन और सदस्य का मताधिकार भी रोका जा सकता है। जब तक किसी व्यक्ति ने यानी शेयरधारक ने, अंशधारक ने अगर उसमें किस्त नहीं भरी है तब तक वो अपने शेयर जो उसके पास थे वो किसी को दे भी नहीं सकता, किसी और सदस्यों को मतलब ना तो वो किसी को दे सकता है और ना ही कंपनी में मत देने का उसे अधिकार होता है। उसे मत देने का अधिकार कब होगा? जब वो शेयर की किस्त पूरी जमा करवा देगा तो उसको सदस्य यानी उसको कंपनी में मत देने का अधिकार भी प्राप्त
हो जाता है, अन्यथा उसके मताधिकार को रोका जाता है। 6 पॉइंट है, शेयर किस्त की प्राप्त रकम बैंक में शेयर किस्त खाता खुलवाकर जमा करवाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है हाथ में लिए तो सब होता ही नहीं है, कंपनी के काम है, खाता भी खुला हुआ होता है। तो जब किस्त को प्राप्त करते हैं, जो किस्तें, शेयर की जो किस्तें थी उसकी जो रकम जब लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, शेयर किस्त खाता यानी बैंक में एक खाता खुलवाया जाता है, उसका नाम होता है शेयर किस्त खाता, और फिर उस वाले खाते में रकम को जमा करवानी चाहिए। 7 पॉइंट है, 2 किस्तों के बीच की समयावधि, यानी जब किस्त होती है उन समयावधि में कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए। अब ऐसा किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि हर 10 दिन में दे देगा, तो जब 2 किस्तों के बीच में, जब 2 किस्तें हैं अंशधारक की, शेयरधारक की, तो उसके बीच में कम से कम इतना समय तो होना चाहिए कि कम से कम 1 महीने जितना समय तो होना चाहिए कि ताकि वो पैसों का एडजस्टमेंट कर सके और अपनी किस्त भर सके। 8वां पॉइंट है, किस्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाए तो कंपनी कानून के अनुसार निश्चित दर से ब्याज वसूल कर सकती है। अगर मान लीजिए किस्त जब देनी होती है और समय पर वो नहीं दी गई है, तो फिर बैंक क्या करता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कानून के अनुसार, यानी कानून में है ये सब शर्तें कि कानून के अनुसार क्या करती है, जो निश्चित ब्याज दर, जो उनके ब्याज के पहले से ऐसे शर्तें होती है कि इतनी किस्तें नहीं देने पर कितनी ब्याज दर आपको चुकानी होगी, तो उसी के अनुसार निश्चित दर से ब्याज वसूल कर सकती है। कब कर सकती है, जब समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किया जाए तब। संचालकों को योग्य लगे तो ऐसा ब्याज अंश या संपूर्ण माफ भी कर सकते हैं। संचालक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो वो ब्याज नहीं भी ले, माफ भी कर दे या फिर कम भी कर दे। अब है शेयर किस्त मंगाने की विधि, यानी जो शेयर किस्तें जब मंगानी है तो उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से मंगवानी चाहिए। कंपनी कानून के प्रावधान और नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का पालन करके अंशधारकों से शेयर की बाकी रकम मंगवा सकती है। इसके लिए कंपनी को निश्चित विधि का पालन करना पड़ता है जो निम्न है, यानी कंपनी भी अपने नीति नियम जो होते हैं, विधि होती है, उसके अनुसार ही शेयर की जो बाकी की किस्त है वो मंगवा सकती है। पहला है शेयर किस्त संबंधी ठहराव। शेयर किस्त मंगाने के लिए संचालक मंडल की सभा में शेयर किस्त संबंधी ठहराव पारित किया जाता है। जैसे अपने संसद में बजट पेश किया जाता है, बजट पेश करके वो पारित हो जाता है, उसी प्रकार से कंपनी में भी अगर किस्तें मंगवानी है तो जो संचालक मंडल की जो सभा होती है उसमें शेयर किस्त से संबंधित बात चलती है और उसका ठहराव पारित किया जाता है। उसमें प्रति शेयर किस्त की रकम और बढ़ने की अंतिम तारीख दर्शाई जाती है। जब ठहराव पास हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है कि जब शेयर की किस्त की रकम है वो अंतिम तारीख क्या है, यानी कब तक वो भर सकते हैं, यानी शेयर के संबंधी ठहराव। पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा है सदस्य रजिस्टर बंद रखना। शेयरधारकों को किस्त की नोटिस भेजने के लिए सदस्यों की सूची तैयार करनी होने के कारण सदस्य रजिस्टर और अंश हस्तांतरण रजिस्टर थोड़े समय बंद रखना पड़ता है। वो क्यों बंद रखना पड़ता है, क्योंकि पहले का काम उन्हें करना है, नया वाला रोक दिया जाता है, यानी वो जो एक्स्ट्रा काम है, नया काम है, उसके लिए रजिस्टर वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं, पंजीकरण बंद कर दिया जाता है। सिर्फ क्या ध्यान रखता है कि जो पहले जो शेयरधारक थे उनकी जो अगर किस्तें नहीं आई है तो सबसे पहले उनकी एक सूची बनाई जाती है कि कौन कौन लोग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, तो एक सूची तैयार की जाती है और सूची तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस भेजा जाता है। सदस्य रजिस्टर और हस्तांतरण रजिस्टर बंद रखने के 7 दिन पहले वर्तमान पत्र में नोटिस दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बीच में बंद कर देते हैं, उससे पहले 7 दिन पहले जानकारी दे दी जाती है कि आपकी किस्त बकाया है, आप समय पर इन्हें चुका सकते हैं, अन्यथा आपको नोटिस भेज दी जाएगी।
थर्ड पॉइंट है किस्त की सूची तैयार करना। सदस्य रजिस्टर बंद करने के बाद उसके आधार पर शेयर किस्त सूची तैयार करता है जिसके निम्नलिखित विगत है। अब उसने रजिस्टर तो बंद कर दिया, अब उसने क्या किया, सदस्य ने एक रजिस्टर के अंदर एक सूची बनाई। सूची के अंदर व्यक्तियों के नाम लिखे, नाम और पता, यानी जिन जिन लोगों की किस्तें बाकी थी उनका नाम और पता लिखा जाता है। फिर उनके अंशों की संख्या, यानी कितने अंश हैं, मंगाई गई किस्त की रकम, यानी उनके बाकी की रकम कितनी है, यानी जो बकाया किस्तें हैं उनकी रकम बताई जाती है। पेशगी चुकाई किस्त की रकम यदि हो तो, और अगर उन्होंने पहले से जो रकम चुकाई है उसके बारे में भी उनको बताना आवश्यक है। फिर है सदस्यों को चुकाई गई रकम। अब सदस्य ने को कितनी रकम चुकाई है उसकी भी जानकारी, यानी ये सब किस में हो रहा है, एक सूची तैयार की जाती है, उसमें ये सब पॉइंट डाले जाते हैं। और लास्ट में है किस्त चुकाने की निर्धारित तारीख, यानी अब लास्ट में जो लास्ट वाला पॉइंट है 6 वाला, उसमें ये बताया जाता है कि किस्त चुकाने की आपकी जब नोटिस जो भेजा जाता है उसमें ये बोला जाता है कि आपको लास्ट में, यानी आखिरी के पॉइंट में होता है कि आखिर में यानी इतनी तारीख तक आप किस्तों का भुगतान कर दीजिए, ऐसा। अब है फोर्थ पॉइंट, बैंक में जानकारी देना। किस्त सूची तैयार होने के बाद सेक्रेटरी उसकी एक नकल बैंक को भेज देता है और बैंक को बताता है कि अंशधारकों से किस्त की रकम कंपनी की ओर से स्वीकार करना है और वह रकम अंश किस्त खाते में जमा करनी है। जिन लोगों की सूची तैयार की गई थी उनकी सूची की नकल यानी जेरॉक्स कॉपी बनवा करके सेक्रेटरी के माध्यम से एक तो बैंक में भेज दी जाती है, क्योंकि बैंक को भी ये जानकारी देनी होती है कि जो भी किस्तें आएगी अंशधारकों की, उनकी किस्तों को किस में जमा करने हैं, तो उसका नाम होता है अंश किस्त खाते में जमा करनी है। यह संपूर्ण जानकारी बैंक को दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है किस्त की नोटिस भेजना। किस्त की सूची तैयार हो जाने के बाद उसके आधार पर प्रत्येक सदस्यों को किस्त भरने संबंधी जानकारी वाला पत्र रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। यानी जब वो जिन ने किस्तें नहीं भरी है उनके नोटिस देने के लिए जब सूची बनाई जाती है, तो अब उस सूची तैयार होने के बाद किस्त भरने के लिए सभी व्यक्तियों को रजिस्टर पोस्ट के द्वारा जानकारी दे दी जाती, यानी भेज दी जाती है। इस पत्र को किस्त की नोटिस भी कहते हैं, क्योंकि नोटिस किस चीज़ की जा रही है, किस्तों के बारे में बताने की, तो इसे क्या कहते हैं, किस्त की नोटिस कहते हैं। किस्त भरने की मुद्दत यानी समय 14 दिन पहले यह नोटिस सदस्यों को मिल जानी चाहिए। यानी जब नोटिस भेज रहे हैं तब तक वह 14 दिन पहले यह नोटिस सदस्यों को मिल जानी चाहिए, यानी जब अंतिम तारीख जब जमा कराने की है उससे पहले। अब 6 पॉइंट है शेयर किस्त का भुगतान। अंशधारी मांग पत्र मिलने के बाद, मांग पत्र यानी अंशधारी के पास जो वो पत्र पहुंच जाता है, उसके बाद की तारीख से 14 दिन के भीतर बैंक को किस्त की रकम चुकाता है। जिस व्यक्ति को नोटिस मिल रहा है उस व्यक्ति के द्वारा 14 दिन के अंदर अपनी जो भी उसकी किस्तें बाकी थी वो कहाँ जमा कराएगा, बैंक को अपनी किस्त की रकम उसे चुकानी होती है। बैंक इस तरह से प्राप्त रकम अंश किस्त खाते में जमा करता है, यानी जब बैंक के पास जब वो पैसे आते हैं तो वो उस खाते में जमा कर देते हैं जिसका नाम होता है अंश किस्त खाता, और निर्गम चिट्ठी अपने पास रखकर अंश किस्त की नोटिस और रसीद अंशधारक को वापस दे देता है। यानी जो नोटिस थी वो भी वापस रिटर्न कर देता है, और उसकी एक रसीद इसलिए कि अंशधारक के पास एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ मैंने ये किस्त जमा करा दी है, उसकी रसीद। बैंक निर्गम चिट्ठी एक साथ ही कंपनी को
भेज देता है। अब जब बैंक के पास जो किस्तें जमा कराने आएंगे तो उनकी जो भी चिट्ठियाँ होगी निर्गम बैंक के, वो अपने बैंक के पास रखेगा और जैसे सबकी एक साथ ही वो कंपनी को भेज देते हैं। अब 7 पॉइंट है मांग पत्रक में नोट करना। कंपनी सेक्रेटरी निर्गम चिट्ठी के आधार पर सदस्य पत्रक में टिप्पणी करता है। टिप्पणी करना मतलब लिखता है रजिस्टर में कितने सदस्यों ने किस बार। अब ये संपूर्ण जानकारी उसमें लिखना आवश्यक है, नहीं तो मालूम भी नहीं चलेगा कि किसने जमा कराई है किसने नहीं जमा कराई है। तो जो संपूर्ण जानकारी है वो रजिस्टर में उन्हें लिखनी पड़ती है। कौन कौन से सदस्यों की किस बाकी है, अब जिसने जमा करा दी उसका नाम, जिसने नहीं कराई उसका नाम, उसकी सूची तैयार करके संचालक मंडल के समक्ष पेश करता है, जिससे आगे की कार्रवाई होती है। जिस प्रकार से एज एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल में बच्चों की जैसे आप लोगों की फीस जब जमा हो जाती है उनका अलग एक नाम होता है, जिनकी नहीं जमा होती है उनकी एक सूची बनाई जाती है। उस सूची के बाद आपके पास भी आती है, रिपोर्ट आती है, अनाउंसमेंट किया जाता है और वो जो रिपोर्ट है वो सारा फिर बाद में कहाँ चल जाता है, हेड ऑफिस में यानी प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है। उसके बाद की कार्रवाई फिर वो आगे की वो करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अंश आवंटन पत्रक के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अंश आवंटन पत्रक क्या होता है और अंश आवंटन जब कर देते हैं तो उसमें सेक्रेटरी के द्वारा ही दिया जाता है। तो उसमें सेक्रेटरी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं जो हमने 1 to 12 ये पढ़े थे इसमें। और फिर हमने शेयर किस्त हफ्ता पढ़ा कि शेयर किस्त किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से लोगों से ली और दी जाती है। फिर शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान, यानी कंपनी जो कानून के अनुसार चलती तो वो प्रावधान उनके क्या होते हैं वो हमने पॉइंट्स पढ़े। शेयर किस्त फिर मंगवाने की, यानी शेयर जो लोग शेयर की किस्त पूरी नहीं दे पाते हैं तो किस प्रकार से बाकी के किस्त उनसे मंगवानी चाहिए उसके बारे में जानकारी ली। फिर हमने उसी के शेयर किस्त मंगवाने की विधि में हमने 7 पॉइंट पढ़े शेयर किस्त संबंधी। फिर रजिस्टर बंद करना, किस्त की फिर सूची तैयार की, यानी सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति किस किस से मंगवानी है, किस प्रकार से मंगवानी है, उनका एड्रेस, नाम, पता, कितनी चुकानी है, कितने दिनों में चुकानी है, कितनी तारीख को, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने पढ़ी। उस सब के बाद फिर हमने क्या देखा इसमें कि उन सब की जानकारी लेने के बाद नोटिस तैयार किया जाता है। फिर नोटिस लोगों के पास भेज दिया जाता है और उनको तारीख दी जाती है और जो उनकी जमा राशि हो वो बैंक के माध्यम से जमा की जाती है। यानी कौन से बैंक में, अंश किस्त खाते में जो बैंक जमा करता है उसमें वो राशि जमा की जाती है। और जमा करने के बाद जो रसीद होती है वो रसीद समस्त बैंक अपने पास इकट्ठी करने के, यानी सभी लोगों की जो जो किस्त भरने आते हैं उनकी ले करके और कहाँ देते हैं, कंपनी को भेज देते हैं। उसके बाद में मालूम चलता है कि किस किस लोगों ने अपने किस्त की अंश भरी है और कितने लोगों ने उन किस्त की अंश की कीमत नहीं भरी है। तो उनकी एक अलग से रजिस्टर में एक नाम वगैरह लिखा जाता है, जिसने दे दी उसका लिखा जाएगा और जिनकी अभी भी बाकी है उनका एक अलग से नाम लिखा जाता है। और फिर उसके बाद में वो सब सूची तैयार करने के बाद में संचालक मंडल के सामने भेज दी जाती है, यानी उसको दे दी जाती है। और जिसके बाद जब उसके पास संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सूची जब चले जाती है तो फिर वो उसकी क्या करते हैं, कार्रवाई आगे की करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, कल करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ओके, बाय बच्चों।